नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पाठ 2, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। बच्चों, वर्गीकरण का जब नाम आता है तो अगर हम हमारे पुराने लेख देखें तो सबसे पहले मानव ने जिन चीजों का, जिन पौधों का, जिन जंतुओं का उपयोग करना शुरू किया उनको उसने बहुत अच्छी तरह से अभिलेखित किया और उनको वर्गीकृत भी किया। लेकिन जिन पौधों को, जिन जीव जंतुओं का उपयोग नहीं हो रहा था, उनका कोई अभिलेख हमें नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो वर्गीकरण हमें ज्ञात है वो है उपयोगिताओं के आधार पर। अब इसके बाद में कई वैज्ञानिक मापदंडों का प्रयोग करते हुए अरस्तु ने, जिन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वर्गीकरण किया और उन्होंने आकारिकीय रूप से जो लक्षण थे, बाहर से देखने में जो लक्षण दिखाई देते थे, उनको मानक बनाया। तो आकारिकीय लक्षण के आधार पर उन्होंने पेड़ पौधों को 3 वर्गों में बांटा: झाड़ी, वृक्ष, झाड़ी और शाख। ठीक है, इन नामों से हम अच्छी तरह से परिचित है। शाख छोटे पौधे होते हैं, झाड़ी ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जमीन से थोड़ी सी ऊंचाई तक वृद्धि होने के बाद बहुत सारी शाखाएं निकल जाती हैं, और वृक्ष ऐसे पौधे होते हैं जिनका तना काष्ठीय होता है, बहुत ऊपर जाता है और उसके बाद में वहां से शाखाओं का विकास होता है। तो पेड़ पौधों को आकारिकी लक्षणों के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया। जंतुओं को रक्त के रंग के आधार पर, रक्त का रंग लाल है या नहीं, इस आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया: इनेमा और एनाइमा। जिनमें रक्त का रंग लाल था उनको इनाइमा में रखा, और जिनके रक्त का रंग लाल नहीं था उनको एनाइमा में रखा गया। रक्त का लाल रंग हम बच्चों आज जानते हैं कि आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाओं के कारण ये रक्त का रंग हमें लाल दिखाई देता है। तो अरस्तु ने इस तरह से मोटे मोटे पैमानों को लेते हुए या मोटे मोटे मानकों को लेते हुए थोड़ा वैज्ञानिक रूप से जंतु जगत को वर्गीकृत किया था। इसके बाद में बच्चों हमें अभिलेख मिलता है कैरोलस लिनियस का। कैरोलस लिनियस जो थे वो बहुत बड़े टैक्सोनॉमिस्ट थे और उन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने टैक्सोनॉमी के क्षेत्र में बहुत काम किया था। उनके 2 महत्वपूर्ण कामों को हम पिछले पार्ट में पढ़कर आए हैं, जिसमें से देखो सबसे पहला है द्विनाम पद्धति। उन्होंने एक द्विनाम पद्धति दी जिसके द्वारा हम आज भी जीव जंतुओं को 2 नामों के द्वारा पुकारते हैं, है ना। एक नाम के 2 पद उसमें होते हैं, एक वंश का, एक जाति का, और उस पद्धति से आज भी हम वैज्ञानिक रूप से जीव जंतुओं का नामकरण कर रहे हैं। दूसरी उनकी बहुत महत्वपूर्ण बच्चों उपलब्धि थी, वो थी वर्गीय पदानुक्रम, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो उसके अनुसार उन्होंने हमें स्पीशीज से लेकर किंगडम तक अलग अलग अनुक्रम दिए, अलग अलग संवर्ग दिए, और उन संवर्गों में इन जीव जंतुओं को रखना कैसे है उसके लिए उन्होंने हमें बहुत सारे पैरामीटर्स दिए। ठीक है, तो लिनियस ने बहुत सारे गुणों को आधार मानते हुए जो है एक द्विजगत पद्धति को दिया था, जिसमें उन्होंने 2 जगत बनाए थे, पहला प्लांटी और दूसरा जगत बनाया था एनिमेलिया। और ये जो जगत उन्होंने बनाए थे, यहाँ पर अभी तक भी वो आकारिकी में समानता और विभिन्नताओं के आधार पर ही इन वर्गों का निर्माण कर रहे थे। ठीक है, यानी कि बाहर से देखने पर जीवधारी कैसा दिखाई देता है, उसके बाहर से देखने पर कौन कौन से गुण हमें नजर आते हैं, उसके आधार पर लिनियस ने बहुत अच्छा वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, विभिन्न प्रकार के उपकरणों का विकास हो रहा था, तरह तरह की तकनीकें विकसित हो रही थी, और हमारा जो है विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान बढ़ता जा रहा था, बहुत सी खोजें हो रही थी। तो हम बहुत सारी नई शब्दावली को खोज चुके थे, जैसे एक कोशिक, बहुकोशिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रकाश संश्लेषी, अप्रकाश संश्लेषी। अब ये इतने सारे जब हमने ये शब्दों के भंडार खोजे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम बहुत से ऐसे नए जीव जंतुओं को भी खोज चुके थे जो लिनियस के दिए हुए द्विजगत वर्गीकरण में कहीं भी फिट नहीं बैठते थे।
तो ऐसे बहुत से जीवधारियों को हम लिनियस द्वारा बनाए गए वर्गों में नहीं रख पा रहे थे। तो अब आवश्यकता महसूस होने लगी कि भाई कोई एक नया वर्गीकरण दिया जाए, और उस वर्गीकरण का आधार क्या हो। तो उस वर्गीकरण के आधार के लिए कुछ लक्षणों की बात होने लगी, जैसे कोशिका की संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधियां, प्रजनन की विधियां और विकासीय संबंध, कि भाई इन चीजों को भी ध्यान में रखा जाए। केवल आकारिकीय रूप से समानता और विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण नहीं किया जाए, बल्कि इन सारे बिंदुओं को भी ध्यान में रखा जाए, और इन सब को ध्यान में रखकर एक नए वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस होने लगी। और ये जो बच्चों नया वर्गीकरण था वो 1969 में आर.एच. विटेकर ने प्रस्तुत किया। आर.एच. विटेकर ने एक 5 जगत अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने जो भी जीवधारी हैं उनको 5 जगतों में विभाजित किया। उनमें से था सबसे पहला मोनेरा, दूसरा जगत प्रोटिस्टा, तीसरे जगत की उन्होंने बात करी फंजाई, चौथा है प्लैंटी और पांचवा है एनिमेलिया। ठीक है, और ये जो पंच जगत अवधारणा थी, 5 किंगडम थ्योरी विटेकर की, ये बहुत प्रचलित हुई और आज दिन तक भी यह मान्य है। अब बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये 5 जगत अवधारणा देने के बाद में वर्गीकरण जो है वो होना बंद हो गया। जैसे हम ये मानते हैं कि कभी भी बायोडाइवर्सिटी की संख्या को हम निर्धारित नहीं कर सकते, है ना, सजीवों की संख्या को निर्धारित नहीं कर सकते। जैसे जैसे हम नए क्षेत्रों में खोज करते हैं या पुराने क्षेत्रों को दोबारा देखते हैं तो हमें बहुत से नए जीवधारी मिलते हैं। तो ठीक उसी तरह से जब नए जीवधारी मिल रहे हैं तो वर्गीकरण में भी संशोधन की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। तो जैसे जैसे विकास का क्रम बढ़ता गया, हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे इस पंच जगत अवधारणा में भी बहुत सारे संशोधन होते गए। कई वैज्ञानिकों ने अपने नए नए वर्गीकरण प्रस्तुत किए और उनमें से कई वर्गीकरण आज भी मान्य है। लेकिन इन सब वर्गीकरण जो इस पंच जगत अवधारणा के बाद के हैं उनको आप अपनी आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। हमें इस कक्षा में, कक्षा 11 के स्तर में, हमारे इस पाठ में इस पंच जगत अवधारणा को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो पंच जगत अवधारणा में हमारा जो ये पाठ 2 है ये कवर करता है इन 3 जगतों को। पहला जगत मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा और तीसरा फंजाई। तो इस पाठ 2 में हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे और आप पाठ 3 में पढ़ोगे प्लैंटी को डिटेल में और पाठ 4 में आप पढ़ोगे एनिमेलिया को डिटेल में। ठीक है, तो हम इन 3 को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर इस वीडियो में हम इन पांचों के कुछ जनरल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, कुछ सामान्य बातें पढ़ते हैं जिसके आधार पर 5 जगत का निर्माण विटेकर ने किया। तो चलो उसको देखते हैं हम। तो पंच जगत अवधारणा के जो बच्चों आधार थे वो आधार ये थे। नंबर 1 कोशिका की संरचना, नंबर 2 कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, नंबर 3 सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केंद्रक केंद्रक झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन नहीं बच्चों, केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात हम यहाँ कर रहे हैं। और फिर हमने बात करी थी काई यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका शरीर कितनी कोशिकाओं से बना हुआ है। और 5वें नंबर पे हमने बात करी पोषण की विधि और 6ठे नंबर पे प्रजनन की विधियां। तो आओ पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, कोशिका की संरचना। तो कोशिका की संरचना तो सब जो पहला हमारा जगत है मोनेरा, केवल इस मोनेरा जगत में हमने प्रोकैरियोटिक को रखा है। इसके बाद में जितने भी जगत हैं इन सब में यूकैरियोटिक कोशिका आती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में बच्चों अंतर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है ना, क्योंकि इसमें एक सुसंगठित केंद्रक नहीं होता और ना ही झिल्ली युक्त जो अंगक होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक को रखा और बाकी सब में यूकैरियोटिक कोशिका को रखा गया। इसी तरह से हम यहीं पर तीसरा पॉइंट क्लियर कर लेते हैं।
प्रोकैरियोटिक सिर्फ मोनेरा में है, इसलिए केंद्रक झिल्ली मोनेरा में अनुपस्थित होगी। बाकी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी। दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं हम सेल वॉल का, कोशिका भित्ति का। तो सेल वॉल जो मोनेरा में है वो पॉलीसेकेराइड्स और एमिनो एसिड्स, इन दोनों को मिला के कहा जाता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन। तो मोनेरा में सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बनी हुई होती है। प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित होती है, कुछ में उपस्थित नहीं होती। फंजाई में सेल वॉल काइटिन से बनी हुई होती है। प्लांट्स में सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई होती है और एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो ये था वर्गीकरण का दूसरा आधार, सेल वॉल। अब हम बात करेंगे कोशिकीय स्तर की। तो जो मोनेरा है वो सारे के सारे एक कोशिकीय है। तो यहाँ याद कैसे रखना है, एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक, इनको हमने रखा मोनेरा में। प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय है, लेकिन यहाँ पर कोशिका कैसी है, यूकैरियोटिक कोशिका, यानी कि कोशिका का जो प्रकार है वो अलग है, कोशिका की संरचना अलग है। ठीक है, आगे चले फंजाई कैसे हैं। तो फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये सारे के सारे बहुकोशिक है, लेकिन कोशिकाओं में भी यहाँ पर कोशिका का जो संगठन है वो अलग है। फंजाई में जो कोशिका का संगठन है, कोशिकीय संगठन है, वो है ऊतक स्तर का, जबकि प्लांटी और एनिमेलिया में ऊतक से आगे यानी कि अंग बन गए हैं, अंग तंत्र बन गए हैं। तो यहाँ पर कोशिका का जो स्तर है, कोशिकीय संगठन है, वो अंग तंत्र स्तर का पाया जाता है। अब आते हैं हम पोषण की विधि पे। तो बच्चों पोषण की विधि में देखो, मोनेरा जो है वो स्वपोषी भी है और परपोषी भी है। स्वपोषी में भी ये दो तरह के हैं, रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी यानी कि जो सूर्य के प्रकाश से अपना एटीपी ऊर्जा बनाते हैं। रसायन संश्लेषी बच्चों ऐसे जीवधारी होते हैं जो विभिन्न प्रकार के जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण करते हैं, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, इनका ऑक्सीकरण करते हैं और उस ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा से वो अपने लिए एटीपी का निर्माण करते हैं, उनको हम रसायन संश्लेषी कहते हैं। ठीक है, अच्छा परपोषी, तो ये मृतपोषी भी हैं और परजीवी भी हैं। मृतपोषी किसको कहते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, मृत पदार्थ होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है, उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और परजीवी जो किसी दूसरे जीव के ऊपर रहते हैं, उसके शरीर के अंदर या बाहर रहते हैं और वहां से दूसरे जंतु के शरीर से पोषण को प्राप्त करते हैं, उसको हम परजीवी के नाम से जानते हैं। जो हमारे प्रोटिस्ट हैं, प्रोटिस्टा प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी हैं और परपोषी भी हैं। फंजाई ये मृतपोषी और परजीवी होते हैं। प्लांटी सारे के सारे प्रकाश संश्लेषी होते हैं और एनिमेलिया जो है वो मृतपोषी भी होते हैं और प्राणी समभोजी भी होते हैं, यानी प्राणियों के समान वो अपना भोजन लेते हैं। एक जैसे जानवर है तो वो दूसरे जंतु को अपना भोजन बनाएगा या दूसरे पादप को अपना भोजन बनाएगा। प्रजनन की विधियां, तो प्रजनन की विधियां मोनेरा में है संयुग्मन, प्रोटिस्टा में है युग्मक संलयन और संयुग्मन, और फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया इन तीनों में है निषेचन। ठीक है, तो ये एक 5 जगत अवधारणा का हमारे पास में एक पूरा टेबल बनी हुई है, जिसके आधार पर हमें एक ये ज्ञान हो जाता है कि किस तरह से विटेकर ने क्या क्या आधार रखते हुए इन 5 जगतों को बनाया। अब इस पाठ में हम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस पाठ में हम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई इन 3 जगत को डिटेल में पढ़ेंगे और प्लांटी को तीसरे पार्ट में और एनिमेलिया को हम चौथे पार्ट में डिटेल में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन में बच्चों लेकर आऊंगी मोनेरा जगत के बारे में, जहां पर हम इन सारी बातों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेसन के नोट्स बनाइएगा ताकि आपको देखा हुआ जो वीडियो है वो याद हो जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए बाय।